बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 को सोल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज टोटल 3 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है और इन 3 क्वेश्चंस में ओवरऑल 21 पार्ट्स हैं। और हमेशा की तरह इस एक्सरसाइज की भी हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रखी है कि जिसके अंदर इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होने वाले तमाम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को हमने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया है। अगर आप न्यू हैं और आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के ज़रिए वो वीडियो देख लें। इस तरह से आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे और इंशाल्लाह आपके लिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इन पार्ट्स को सिंप्लीफाई करना है। पहला पार्ट हमारे पास है कि 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 2। आपने एक दफ़ा सवाल को उतार लेना है। बच्चों इस पार्ट्स के अंदर आप देख सकते हैं कि दो एक जैसी बेस यानी कि नोमिनेटर के अंदर भी 3 मौजूद है और डिनोमिनेटर के अंदर भी 3 मौजूद है। और हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के एक लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर के अंदर ये बात कर चुके हैं कि अगर दो एक जैसी बेस आपस में डिवाइड हो रही होती हैं तो उनकी पावर्स को माइनस कर दिया जाता है। और उसका मेथड ये होता है कि हम बेस एक दफ़ा लिखते हैं, 3 यहाँ पे बेस है और ये दोनों में है, नोमिनेटर के अंदर भी और डिनोमिनेटर के अंदर भी। तो हम बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और पावर को माइनस कर देंगे, यानी कि जो नोमिनेटर की पावर होगी उसमें से हम डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे। नोमिनेटर की पावर 5 पहले लिख दिया और डिनोमिनेटर की पावर 2 को माइनस कर देंगे। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये 3, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। 5 बड़ा नंबर है तो इसलिए प्लस का निशान 3 के साथ आएगा, शुरू में प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 का क्यूब 27 होता है। और इस तरह से हमने पार्ट 1 को सोल्व कर लिया है और बुक के अंदर भी यही आंसर मौजूद है, तो ये आपका परफेक्ट आंसर है। अब पार्ट 2 को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपने इसे बहुत तवज्जो के साथ समझना है। पार्ट 2 भी हमारे पास डिवाइड की शेप में है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर पर मुश्तमिल है। नोमिनेटर के अंदर पहली बेस 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई हो रही है, इस डॉट से मुराद मल्टीप्लिकेशन है। 5 की पावर 3 और नोमिनेटर के अंदर 10 की पावर 2 मौजूद है। अब बच्चों बज़ाहिर यहाँ पर कोई लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि जो बेसें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं वो भी एक जैसी नहीं है, तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते। और जो बेस डिवाइड हो रही हैं वो भी एक जैसी नहीं है, तो हम सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकते। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर आम तौर पे आपने दो वैल्यू को एक जैसा बनाना होता है कि या तो आप नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दें या डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना दें। और यहाँ पर यह देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह, दूसरी वैल्यू की तरह बनाया जा सकता है। तो अगर आप नोमिनेटर को देखें तो ये हमारे पास 10 की पावर 2 है और इस 10 को हम 2 इंटू 5 यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की सूरत में लिख सकते हैं। इससे ये होगा कि हमारी नोमिनेटर की और डिनोमिनेटर की बेस एक जैसी हो जाएगी। और मैथ के अंदर भी आपको इस चीज़ की इजाज़त होती है। मैथ का एक रूल है कि आप कोई भी नंबर अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, कि जैसे 4 है, आप 4 की जगह 2 + 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन शर्त ये होती है कि जब आप इन पार्ट्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो दोबारा वही रियल नंबर आना चाहिए। तो हम नोमिनेटर को एज इट इज़ लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। और इस 10 को हम लिख देते हैं 2 इंटू 5 की शेप के अंदर, क्योंकि हम जब इसको दोबारा ओपन करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 और इसकी पावर हम एज इट इज़ लिख देते हैं। आप इसको सिंप्लीफाई भी करके देख सकते हैं। 10 का स्क्वायर, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा और 10 की जगह हमने लिख दिया 2 इंटू 5। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 और 10 का स्क्वायर लेंगे तो वापस हमारे पास 100 ही आ जाएगा। यानी कि हमारी जो असल वैल्यू है 10 का स्क्वायर, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ऐसा करने की ज़रूरत इसलिए है कि हम यहाँ पर बेस को एक जैसा बना सकें। उससे पहले बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 और 5 ब्रैकेट के अंदर मौजूद है और ये पावर ब्रैकेट के बाहर मौजूद है। और एक लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट के मुताबिक अगर दो बेस ब्रैकेट के अंदर हों और उनके बाहर पावर मौजूद हो तो वो पावर पहली बेस की भी होती है और वो पावर दूसरी बेस की भी होती है। तो हम इस एक्सपोनेंट 2 को यानी इस 2 पावर को इस 2 के साथ भी लिख देंगे और इस 5 के साथ भी लिख देंगे। नोमिनेटर को हम एज इट इज़ उतार लेते हैं, 2 की पावर 4
मल्टीप्लाई बाय, डॉट से मुराद मल्टीप्लाई है 3, और यहाँ पे ये 2 बेस इसके साथ हम 2 लिख देंगे क्योंकि ये 2 इस 2 का भी है और ये 2 इस 5 का भी है। अब हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की बेस एक जैसी हो चुकी हैं, तो पार्ट 1 की तरह लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर का यूज़ करते हुए हम इन बेस की पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और उसका मेथड ये होता है कि आपने बेस एक दफ़ा लिखनी है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर। पहली बेस 2 है तो 2 को हम लिख लेते हैं और पावर यानी नोमिनेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर देते हैं। नोमिनेटर की पावर 4 और डिनोमिनेटर की पावर 2 इनटू दूसरी बेस हमारे पास 5 है, नोमिनेटर के अंदर भी 5, डिनोमिनेटर के अंदर भी 5 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो बेस एक दफ़ा लिखेंगे और पावर को माइनस कर देंगे। नोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर 3 माइनस 2, 3 नोमिनेटर की पावर और 2 डिनोमिनेटर की पावर। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, पहली बेस 2 और पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, 3 माइनस 2 1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा इंटू 5, 4 इंटू 5, तो आंसर हमारे पास 20 आ जाएगा और ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बुक के अंदर भी यही आंसर मौजूद है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको पार्ट 2 बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसके अंदर 2 लॉज इस्तेमाल हुए हैं। पहला लॉ इस्तेमाल हुआ है लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, यानी ब्रैकेट के अंदर बेस मौजूद है और बार पावर है तो वो पावर पहली बेस की भी होगी और वो पावर दूसरी बेस की भी होगी। और दूसरा मेथड लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर यूज़ हुआ है कि अगर 2 एक जैसी बेस आपस में डिवाइड हो रही होती हैं तो उनकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। पार्ट 3, a प्लस बी की पावर 2 इंटू सी प्लस डी की पावर 3, पावर को एक्सपोनेंट भी कहा जाता है, इंटू ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी की पावर 2। अच्छी बात यह है कि 2 बेसें सेम हैं, यानी a प्लस बी, पहली बेस a प्लस बी नोमिनेटर के अंदर मौजूद है और डिनोमिनेटर के अंदर भी a प्लस बी मौजूद है। इसी तरह सेकंड बेस c प्लस डी नोमिनेटर के अंदर भी है और डिनोमिनेटर के अंदर भी है। और पार्ट 2 की तरह हमें बेस को एक जैसा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर के मुताबिक अगर 2 एक जैसी बेस आपस में डिवाइड हो रही होती हैं तो इनकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। और इसका मेथड ये है कि आप बेस एक दफ़ा लिखते हैं तो a प्लस बी हम बेस एक दफ़ा लिखेंगे और नोमिनेटर की पावर 2 में से 1, यानी a प्लस बी की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे इनटू सेम मेथड दूसरी बेस के साथ c प्लस डी को एक दफ़ा लिखेंगे, क्योंकि बेस एक जैसी है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 3 माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप के अंदर a प्लस बी बेस आ जाएगी, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 बचेगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इनटू c प्लस डी, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो पार्ट 3 भी आपने सिंप्लीफाई कर लिया है और ये भी आपका परफेक्ट आंसर है। बुक के अंदर यही आंसर मौजूद है। तो इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अभी सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स को सोल्व करना है। पार्ट 1, 1/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 की पावर 5। बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 एक जैसी बेस यानी 1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब एक जैसी बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो इनकी पावर्स को ऐड कर दिया जाता है और ये लॉ कहलाता है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स का। और इसका मेथड ये होता है कि आप बेस एक दफ़ा लिख लेते हैं 1/3 जो कि बेस है, एक दफ़ा लिख ली और पावर्स को ऐड कर देंगे। पहली बेस की पावर 5, दूसरी बेस की पावर, पहली बेस की पावर 4, दूसरी बेस की पावर 5, इनको ऐड करेंगे तो इस बेस 1/3 की पावर बराबर आ जाएगी 9 के। बुक के अंदर यहाँ तक आंसर मौजूद है, लेकिन इसको एक स्टेप मज़ीद भी किया जा सकता है। अब देख सकते हैं कि 1/3 जो कि ब्रैकेट के अंदर मौजूद है और बार 9 मौजूद है। और आपने एक लॉ पढ़ा है लॉ ऑफ पावर ऑफ कोशेंट, उसके मुताबिक अगर 2 पावर हों, चाहे वो डिवाइड की सूरत में हो या चाहे मल्टीप्लाई की सूरत में हो, और उनके बार पावर मौजूद है तो वो पावर पहली बेस की भी होती है यानी नोमिनेटर की भी होती है और डिनोमिनेटर की भी होती है। तो इस 9 को हम 1 के साथ भी लिख देंगे, 1 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 9। तो बच्चों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये स्टेप भी ज़रूर करें। अगर आप यहाँ तक भी कर लेते हैं तब तक भी आपका आंसर तो कहलाएगा, लेकिन अगर ये स्टेप आप कर लेंगे तो ये बहुत बेहतर रहेगा
क्योंकि उन्होंने सिंप्लीफाई बोला है, और सिंप्लीफाई से मुराद ये है कि आपने किसी क्वेश्चन को आखिरी हद तक सोल्व करना होता है। अब बच्चों आपके जहन में ये भी आ रहा होगा कि हम मज़ीद भी तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप 1 को 1 से 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो 1 ही आएगा, लेकिन अगर आप 3 को 3 से 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको कैलकुलेटर के ज़रिए करके बता देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 की पावर 9, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 19,683, जो कि एक बड़ी वैल्यू है, 5 डिजिट वैल्यू है। और आम तौर पर अगर किसी बेस के एक्सपोनेंट्स को जब सोल्व किया जाए तो उसकी पावर अगर 2 डिजिट या 3 डिजिट में है तो वो तो हम लिख लेते हैं कि जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 पार्ट 2 को सोल्व किया था कि जिसके अंदर 3 का क्यूब 27 आ रहा था, तो हमने इसको मुकम्मल सोल्व किया था। लेकिन इस पावर को सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास 5 डिजिट में आ रही है, जो कि है 19,683, जो कि एक बड़ी वैल्यू है। तो आम तौर पर ऐसी वैल्यू को फिर हम पावर ही की सूरत में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिख देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पार्ट 1 समझ आ गया होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 और पार्ट 3 को सोल्व करते हैं। पार्ट 2 बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की तरह है। दो एक जैसी बेस 3/4 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ऐसी सूरत में बेस की पावर को ऐड कर दिया जाता है और ये लॉ कहलाता है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, कि जिसके अंदर बेस को एक दफ़ा लिख लिया जाता है। अगर दो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, बेस को एक दफ़ा लिख के इनकी पावर को ऐड कर दिया जाता है। तो पहली बेस की पावर 5, दूसरी बेस की पावर 2, 5 को 2 के साथ प्लस करेंगे तो इस बेस की पावर 7 आ जाएगी, 3/4 की पावर 7। बुक के अंदर यहाँ तक आंसर मौजूद है, लेकिन इसको एक स्टेप मज़ीद भी किया जा सकता है, क्योंकि लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर के अंदर अगर दो बेस आपस में डिवाइड हो रही हैं, ब्रैकेट के अंदर मौजूद हो और उनकी पावर बार हो, यानी ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर पावर हो, तो वो पावर नोमिनेटर की भी होती है और डिनोमिनेटर की भी होती है। तो हम 7 को 3 के साथ भी लिख लेंगे और 4 की पावर के तौर पर भी लिखेंगे। तो बुक के अंदर यहाँ तक आंसर मौजूद है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक स्टेप और भी करें। मज़ीद भी इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन इसकी वैल्यू भी हमारे पास 4 डिजिट 5 डिजिट के अंदर आ जाएगी, क्योंकि 3 को 3 से 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बड़ी वैल्यू आ जाएगी। सेम इस तरह 4 को भी, जब एक नंबर की वैल्यू 2 डिजिट या फिर मैक्सिमम 3 डिजिट से ज़्यादा आ रही होती है, तो फिर हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी पावर की फॉर्म में ही लिखते हैं। तो ये पार्ट 2 यहाँ तक सिंप्लीफाई हो चुका है। अब पार्ट 3 को सोल्व करते हैं। पार्ट 3 के अंदर भी दो एक जैसी बेस -4/5 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब एक जैसी बेस मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो बेस को एक दफ़ा लिख लिया जाता है और इनकी पावर को ऐड कर दिया जाता है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स के रूल के मुताबिक। तो 3 को 5 के साथ प्लस कर देंगे, 3 पहली बेस की पावर और 5 दूसरी बेस की पावर, और बेस हम एक दफ़ा लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर -4/5 की पावर 8 हो जाएगी। और बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको बताते चलें, वैसे तो हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की वीडियो के अंदर ये बात कर चुके हैं, यहाँ आपको फिर समझा देता हूँ कि अगर एक बेस नेगेटिव हो और उस बेस की पावर एक इवन नंबर हो, तो वो नेगेटिव बेस पॉजिटिव बेस के अंदर चेंज हो जाती है। तो 4/5 जो कि नेगेटिव बेस थी, लेकिन इसकी पावर एक इवन नंबर जुफ्त नंबर है, तो इसलिए ये -4/5 चेंज हो जाएगा +4/5 की पावर 8 की सूरत में। और ये होता कैसे है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा भी देता हूँ कि जैसे एक बेस है -3 और इस -3 बेस की पावर 2 है, जो कि एक इवन नंबर है। तो आप जब -3 को -3 से 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 ज़ा 9। तो इसलिए जब भी एक नेगेटिव बेस हो और उसकी पावर इवन नंबर हो, तो वो बेस पॉजिटिव शेप में आ जाती है, नेगेटिव शेप में नहीं आती। और तरीका मैंने समझा दिया कि ये इस वजह से होता है। बुक के अंदर यहाँ तक आंसर मौजूद है, लेकिन आप एक स्टेप मज़ीद करेंगे लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर का यूज़ करते हुए, कि जब दो वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही होती हैं, ब्रैकेट के अंदर मौजूद हो और बाहर पावर मौजूद हो, तो ये पावर नोमिनेटर के साथ भी लिखी जाती है और डिनोमिनेटर के साथ भी लिखी जाती है। हम इसको मज़ीद सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि 4 को 4 से 8 टाइम मल्टीप्लाई करने पर या 5 को 5 से 8 टाइम मल्टीप्लाई करने पर एक बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए 2 डिजिट या 3 डिजिट से बड़ी वैल्यू हो तो हम उसको पावर की सूरत में ही लिखते हैं, होल नंबर की सूरत में नहीं लिखते।
तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए, आप वीडियो को दोबारा से देखें, फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा और आपके तमाम सवालात का जवाब फ़ौरन दिया जाएगा। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स को। पार्ट 4 -3 इंटू 5 की पावर 2, और ये दोनों बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, अलग अलग बेस हैं और ब्रैकेट के अंदर मौजूद हैं, और ब्रैकेट के बाहर भी एक पावर मौजूद है 3। तो बच्चों इस तरह की कंडीशंस में कि जब दो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और उनके बाहर एक पावर मौजूद है, तो ये पावर पहली बेस की भी होती है और ये पावर दूसरी बेस की भी होती है, और मल्टीप्लाई की सूरत में ये लॉ कहलाता है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। और क्वेश्चन नंबर 2-3 के अंदर जब हम डिवाइड कर रहे थे तो वहाँ ये लॉ कहलाता है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ कोशेंट। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई को कहते हैं और कोशेंट डिवाइड को कहते हैं। अब ये बेस एक जैसी नहीं है तो इनकी पावर को तो ऐड नहीं किया जा सकता, लेकिन लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट के रूल के मुताबिक इस 3 को हम इस 3 के साथ भी लगा देंगे और इस 3 पावर को इस 5 की पावर 2 के साथ भी लगा देंगे। अब इस 3 की 2 पावर हो चुकी हैं, एक इसकी अपनी पावर 1 और ये 3, तो हम 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये रूल हमारे पास कहलाता है लॉ ऑफ पावर, यानी जब एक नंबर की पावर 2 हो जाए तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, तो इसलिए 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बेस 5 की अपनी पावर 2 मौजूद है और ये 3 इन दोनों बेसिस की मुश्तरका कंबाइन पावर है। तो 2 और 3 2 पावर हो चुकी हैं, और जब एक बेस की 2 पावर हो जाए तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और ये लॉ कहलाता है लॉ ऑफ पावर, यानी पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देना। आप इस तरह भी समझ सकते हैं। अब इस -3 को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, क्योंकि ये बेस नेगेटिव है तो इसकी पावर भी एक और नंबर है। अगर तो इवन नंबर होता तो हम इस बेस को पॉजिटिव कर सकते थे, लेकिन अगर कोई बेस नेगेटिव हो और उसका जो एक्सपोनेंट है, उसकी जो पावर है वो ओड नंबर है, तो फिर इस बेस को पॉजिटिव नहीं किया जा सकता। और सेकंड बेस 5 की पावर 2 इंटू 3, तो इसकी पावर हमारे पास 6 आ जाएगी। और यहाँ पे आपका ये पार्ट 4 कंप्लीट हो चुका है। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। -3 को अब 3 से सिंप्लीफाई करेंगे तो -27 ही आ जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, और 3 का क्यूब 27 होता है। लेकिन अगर हम 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बड़ी वैल्यू आएगी, तो इसलिए हम इन वैल्यूज़ को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, और ये परफेक्ट आंसर है। आपकी बुक के अंदर भी ये आंसर मौजूद है। पार्ट 5 को सोल्व करते हैं। एक दफ़ा आपने क्वेश्चंस को उतार लेना है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्वेश्चन 4 की तरह है। यहाँ पर भी 2 लॉज इस्तेमाल हो रहे हैं। पहले आप देख सकते हैं कि एक स्मॉल ब्रैकेट है और उसके अंदर -4 की पावर 2 मौजूद है, लेकिन आप देखें तो ये 3 और ये -4, ये दोनों एक लार्ज ब्रैकेट के अंदर मौजूद हैं और लार्ज ब्रैकेट के बाहर 3 मौजूद है। तो ये मालूम हुआ कि ये 3 इस -4 बेस की पावर भी है और ये 3 इस बेस 3 की पावर भी है। तो इस पावर 3 को हम इस 3 के साथ भी लिखेंगे और इस पावर 3 को हम इस 4 के साथ भी लिखेंगे। तो ये 3 की अपनी पावर 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 ज़ा 3, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब चूंकि ये स्मॉल ब्रैकेट है तो हम इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। -4 की पावर 2 नेगेटिव बेस है और इसकी पावर एक इवन नंबर है। तो मैंने जैसे पहले बताया कि अगर एक बेस नेगेटिव हो लेकिन उसकी पावर इवन नंबर यानी कि जुफ्त हो तो वो बेस हमारे पास पॉजिटिव हो जाती है। तो इसलिए हमने पहले स्टेप के अंदर इस 4 को पॉजिटिव बना दिया, क्योंकि इसकी पावर एक इवन नंबर है जो कि 2 है, और दूसरी बेस 3 बार मौजूद है तो 2 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट स्टेप के अंदर 3 की पावर 3 एज इट इज़ रहेगी और दूसरी बेस 4, इसकी पावर हमारे पास 6 आ जाएगी। और ये परफेक्ट आंसर है। बुक के अंदर भी ये आंसर मौजूद है। मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो इसलिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ही लिखा जाएगा। अभी सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6 और 7 को। पार्ट नंबर 6 के अंदर भी 2 एक जैसी बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। नोमिनेटर के अंदर मौजूद है a/bc।
ये बेस माइनस के अंदर है और पहली बेस की पावर 5 है और दूसरी बेस की पावर 4 है। एक जैसी बेस आपस में मल्टीप्लाई हों तो हम इनको ऐड कर देते हैं और ये लॉ कहलाता है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, कि जिसका मेथड ये है कि आप बेस एक दफ़ा लिखेंगे a अपॉन बी सी, ये हम बेस एक दफ़ा लिख लेते हैं और दोनों की पावर को ऐड कर देते हैं, पहली बेस की पावर 5 और दूसरी बेस की पावर 4। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब हम पावर को ऐड कर देंगे तो माइनस a अपॉन बी सी की पावर 9 आ जाएगी। अब दो वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही हैं, ब्रैकेट के अंदर मौजूद है और बार पावर मौजूद है, तो लॉ ऑफ पावर ऑफ कोशेंट के मुताबिक ये पावर नोमिनेटर की भी होती है और ये पावर डिनोमिनेटर की भी होती है। और अगर आप गौर से देखें तो डिनोमिनेटर के अंदर दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, यानी कि बी और सी ये दोनों अलग अलग वैल्यू हैं और ये मल्टीप्लाई भी हो रही हैं। तो यहाँ पर लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट भी यूज़ हो रहा है, जो कि हमें ये बताता है कि अगर दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, ब्रैकेट के अंदर मौजूद हैं और बार पावर मौजूद है, तो वो इन दोनों की कंबाइन मुश्तरका पावर कहलाती है और वो पहली वैल्यू की भी होती है, पहली बेस की भी होती है और दूसरी बेस की भी होती है। तो यहाँ पर एक ही वक्त में लॉ ऑफ पावर ऑफ कोशेंट भी इस्तेमाल हो रहा है कि दो वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही हैं a अपॉन बी सी, और डिनोमिनेटर के अंदर लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट भी यूज़ हो रहा है कि जिसके अंदर दो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर मौजूद हैं और बार पावर मौजूद है। तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा कि ये 9 नोमिनेटर a के साथ भी लिखा जाएगा और डिनोमिनेटर के अंदर अलग अलग करके सेपरेटली हम इसको b के साथ भी लिखेंगे और c के साथ भी लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग वैल्यू हैं। और यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका है, आपकी बुक के अंदर इस बेस को पॉजिटिव के अंदर दिया गया है। तो जैसे कि हम पिछले पार्ट्स के अंदर बहुत तफसील से बात कर चुके हैं कि ये एक नेगेटिव बेस है और इसकी पावर एक ओड नंबर है, यानी कि एक ताक नंबर है। तो अगर किसी नेगेटिव बेस की पावर एक ओड नंबर ताक नंबर आ जाए तो वो बेस नेगेटिव ही रहती है, वो बेस पॉजिटिव नहीं रहती। आपकी अक्सर बुक्स के अंदर जैसे कि 2025 एडिशन के अंदर भी इस आंसर को पॉजिटिव में दिखाया गया है, तो आप लोगों ने ये करेक्शन कर लेना है, ये बेस नेगेटिव में ही रहेगी। क्यों? क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट है, इसकी जो पावर है वो एक ओड नंबर है। तो पार्ट 6 आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अभी सोल्व करते हैं पार्ट 7 को, जो कि पार्ट 6 ही की तरह है। पार्ट नंबर 7 एक दफ़ा सवाल को उतार लिया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि तीन एक जैसी बेस यानी कि माइनस सी अपॉन डी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर के तहत हम बेस एक दफ़ा लिखते हैं और इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो पहली बेस की पावर 2 है, दूसरी बेस की पावर 3 और थर्ड बेस की पावर 5। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर इन पावर को ऐड करेंगे तो 2 3 5 5 और 5 10। तो इस बेस की पावर 10 आ रही है, जो कि एक इवन नंबर है। और पहले बता चुके हैं कि अगर किसी बेस का पावर इवन नंबर आ जाए तो वो बेस अगर नेगेटिव में हो तो वो पॉजिटिव हो जाती है। इसलिए बेस सी अपॉन डी जो कि एक नेगेटिव बेस थी, लेकिन अब इसकी पावर एक इवन नंबर है यानी कि 10, तो इसलिए ये नेगेटिव बेस अब पॉजिटिव बेस के अंदर चेंज हो जाएगी। तो बच्चों ये आपका परफेक्ट आंसर है, बुक के अंदर भी ये आंसर मौजूद है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट 2 पार्ट्स, पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 9 को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 8 के अंदर ये सारी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इस पार्ट के अंदर मजमूई तौर पर टोटल 3 वैल्यूज़ हैं, यानी एक m, एक n और एक t। हम सबसे पहले इनको रीअरेंज कर लेते हैं, एक जैसी वैल्यू को एक साथ लिख देते हैं। m को पहले एक साथ लिखेंगे, ये m की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और सेकंड m की पावर 5, ये हमने m की वैल्यू को एक साथ जमा कर दिया। सेकंड स्टेप पे n की वैल्यू n की पावर 2 और n की पावर 3, इनको साथ लिख लेते हैं, n की पावर 2 और n की पावर 3। और लास्ट में t को लिख देते हैं, t4 और t7, t की पावर 4 और t की पावर 7। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप देखें तो दो एक जैसी वैल्यू यानी m के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, n के साथ और t के साथ। और अगर दो एक जैसी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनकी पावर को ऐड कर दिया जाता है, और ये लॉ कहलाता है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, कि जिसके अंदर बेस को एक दफ़ा लिखा जाता है और उनकी पावर को ऐड कर दिया जाता है। इस m की पावर 1 और इस m की पावर 5, इनको ऐड कर देंगे 1 + 5। सेकंड स्टेप के अंदर n की पावर 2 और n की पावर 3, पावर को ऐड कर दिया जाएगा। थर्ड स्टेप t की पावर 4 और इस सेकंड बेस t की पावर 7। लास्ट स्टेप के अंदर
बेस m की पावर 6, 1 और 5 6 होते हैं, n की पावर 5 और t की पावर 11। सारी बेस हमारे पास पॉजिटिव के अंदर है और ये आपका परफेक्ट आंसर है। बुक के अंदर भी ये आंसर मौजूद है। अभी इसी पार्ट से मिलते जुलते पार्ट 9 को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 9 के अंदर भी ये सारी बेसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ओवरऑल यहाँ पर भी 3 किस्म की वैल्यूज़ हैं, ए, बी और सी। तो हम सबसे पहले पार्ट 8 की तरह इनको भी रीअरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले ए लिख लेते हैं, ए की पावर 2, ए की पावर 3 और ए की पावर 4। इनको एक साथ लिख लेते हैं, ए की पावर 2, ए की पावर 3 और ए की पावर 4। इसके बाद बी लिखते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ए के बाद बी आता है, तो बी की पावर 2 और बी की पावर 4 इनको एक साथ लिखेंगे। और लास्ट स्टेप के अंदर सी की पावर 5 और सी की पावर 3, तो इनको भी लिख लेते हैं, सी की पावर 3 और सी की पावर 5। अब ये सारी एक जैसी बेसिस को हमने एक साथ लिख लिया है और ये तीनों बेसें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये दो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इस तरह सी के साथ सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही है। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स के अंदर अगर एक जैसी बेस मल्टीप्लाई हो रही हो तो उन बेसिस की पावर को ऐड कर दिया जाता है। तो ए को हम एक दफ़ा लिखेंगे, बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और इसकी पावर को ऐड कर देंगे। पहली बेस की पावर 2, दूसरी बेस की पावर 3 और तीसरी बेस की पावर 4 एक साथ लिख दिया। सेकंड स्टेप के अंदर बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनकी बेसिस को ऐड कर देंगे। थर्ड स्टेप के अंदर सी, एक जैसी बेस मल्टीप्लाई हो रही है, बेस एक दफ़ा लिखेंगे और पावर को ऐड कर दिया जाएगा। लास्ट स्टेप के अंदर ए की पावर 2, 3, 5, 5 और 4 9, ए की पावर 9 हो गई, बी की पावर 6 और सी की पावर 8। पार्ट 9 भी सोल्व हो चुका है और ये परफेक्ट आंसर है। बुक के अंदर भी ये आंसर मौजूद है। इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम 9 पार्ट्स को सोल्व कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे पार्ट्स बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अभी सोल्व करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 को भी एक्सपोनेंट्स के लॉज का यूज़ करते हुए सोल्व करना है कि जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को सोल्व किया था। पहला पार्ट 5 की पावर 2 ब्रैकेट के अंदर मौजूद है और ब्रैकेट के बाहर एक और पावर 3 मौजूद है, यानी कि इस बेस 5 की दो पावर हैं, एक 2 और एक 3। और अगर एक बेस की पावर 2 या 2 से ज़्यादा हो जाए तो उन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और ये लॉ कहलाता है लॉ ऑफ पावर्स। तो बेस 5 की दो पावर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 5 की पावर 6 आ जाएगा और ये परफेक्ट आंसर है। बुक के अंदर भी ये आंसर मौजूद है। पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर दो बेसेस x और y स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मौजूद हैं और इस स्मॉल ब्रैकेट के बाहर 3 मौजूद है और इसके अलावा एक करली ब्रैकेट मौजूद है और उसकी पावर 5 है। हम पहले इस स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और इसके बाद हम करली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। करली ब्रैकेट को एज इट इज़ लिख लेते हैं। दो बेस x और y ब्रैकेट के अंदर मौजूद हैं और बार 3 मौजूद है। अगर दो बेस ब्रैकेट के अंदर मौजूद हैं और उनके बाहर पावर मौजूद होती है तो ये पावर पहली बेस की भी होगी और ये पावर दूसरी बेस की भी होगी। तो हम इस 3 को बेस x के साथ भी लिख देंगे और y के साथ भी लिख देंगे और करली ब्रैकेट एज इट इज़ लिख के बार 5 लगा देंगे। बोर्ड मैथ्स के रूल के तहत आप पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, इसके बाद करली ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है। x की अपनी पावर 3 है, y की अपनी पावर 3 है, दोनों करली ब्रैकेट के अंदर मौजूद हैं और करली ब्रैकेट के बाहर 5 मौजूद है। तो ये 5 x की पावर भी है और ये 5 y की पावर भी है। इस तरह x की भी दो पावर हो चुकी हैं 3 और 5 और y की भी दो पावर हो चुकी हैं 3 और 5। और जब एक बेस की दो पावर हो जाए तो लॉ ऑफ पावर के तहत इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो x की पावर 3 और 5 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और y की पावर 3 और 5 इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x की पावर 15 और y की पावर 15। ये आपका परफेक्ट आंसर है। बुक के अंदर भी ये आंसर मौजूद है। अब पार्ट 3 और पार्ट 4 को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 बिल्कुल पार्ट नंबर 2 ही की तरह है कि जिसके अंदर भी दो ब्रैकेट्स मौजूद हैं। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर -4 की पावर 2 और करली ब्रैकेट की पावर 5 मौजूद है। तो इस तरह इस -4 बेस की दो पावर हो चुकी हैं, एक 2 और एक 5।
हम पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बेस -4 एक नेगेटिव बेस है, लेकिन इसकी पावर एक इवन नंबर है। अगर कोई नेगेटिव बेस हो और उसकी पावर एक इवन नंबर हो तो वो नेगेटिव बेस पॉजिटिव बेस के अंदर चेंज हो जाती है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो इसलिए हम इस बेस को पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट एक इवन नंबर है। और बार करली ब्रैकेट और इसकी पावर 5 एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 4 की दो पावर हो चुकी हैं, 2 और 5। इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस बेस की एक्चुअल पावर 10 आ जाएगी। और ये आपका परफेक्ट आंसर है, बुक के अंदर भी ये आंसर मौजूद है। अब पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 के अंदर दो स्मॉल ब्रैकेट्स एक करली ब्रैकेट के अंदर मौजूद हैं। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। करली ब्रैकेट और करली ब्रैकेट के बाद जो पावर मौजूद है इसको पहले स्टेप के अंदर एज इट इज़ लिख लेते हैं। पहली स्मॉल ब्रैकेट के अंदर -3 की पावर 3। -3 एक नेगेटिव बेस है, लेकिन इसकी पावर एक ओड नंबर है, एक ताक नंबर है। तो अगर कोई ताक नंबर यानी कि ओड नंबर एक्सपोनेंट हो तो उस नेगेटिव बेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और तीसरी दफ़ा प्लस माइनस माइनस। तो इसलिए ओड नंबर हो तो नेगेटिव बेस जो है वो नेगेटिव ही रहती है, और पॉजिटिव बेस हो तो वो फिर पॉजिटिव ही रहती है। लेकिन -4 की पावर 2 ये भी एक नेगेटिव बेस है, लेकिन चूंकि इसकी पावर एक इवन नंबर है तो इसलिए ये -4 +4 के अंदर चेंज हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस को माइनस से 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इसलिए -4 की पावर चूंकि एक और नंबर थी तो ये पॉजिटिव के अंदर चेंज हो चुकी है, और बाहर करली ब्रैकेट 3 मौजूद है। अब यहाँ पर -3 की दो पावर हो चुकी हैं, एक इसकी अपनी पावर 3 और एक इसकी कंबाइन यानी कि मुश्तरका पावर 3, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट इस करली ब्रैकेट के अंदर मौजूद हैं और करली ब्रैकेट की अपनी पावर 3 है। इसी तरह 4 की अपनी पावर 2 और ये पावर 3, तो 4 की भी दो पावर्स हो चुकी हैं। और ये लॉ कहलाता है लॉ ऑफ पावर, कि अगर दो बेस ब्रैकेट के अंदर मौजूद हैं और ब्रैकेट के बाहर पावर है तो वो पहली बेस की भी पावर कहलाती है और दूसरी बेस की भी पावर कहलाती है। तो हम -3 को एज इट इज़ लिख लेते हैं। पहली पावर इसकी अपनी पावर 3 और बाहर जो पावर मौजूद थी वो भी 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इस तरह सेकंड बेस 4 की भी दो पावर 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। -3 की दो पावर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। इस तरह -3 की पावर 9 और 4 की पावर 2 3 ज़ा 6। पार्ट नंबर 4 भी सिंप्लीफाई हो चुका है और ये भी एक परफेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे पार्ट्स बहुत अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे। मेरी कोशिश हमेशा से ही यही होती है कि आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट के ज़रिए समझाया जाए, क्योंकि क्लास के अंदर भी सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चे तो माशाल्लाह से ऐसे होते हैं जो बात को फ़ौरन पिक कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे वीक भी होते हैं कि जिनको कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी मुश्किल आती है। तो इसलिए मेरी ये कोशिश होती है, मैं एक चीज़ बार बार तभी रिपीट करता हूँ कि सारे बच्चे इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह समझ जाएँ। अभी क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट्स को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दो बेस आपस में डिवाइड हो रही हैं और ये दोनों ब्रैकेट के अंदर मौजूद हैं और ब्रैकेट के अंदर एक पावर 3 मौजूद है। तो ये 3 इस बेस न्यूमरेटर की भी होगी और ये 3 इस बेस डिनोमिनेटर की भी पावर होगी। अब इस तरह b की दो पावर्स हो चुकी हैं, एक इसकी अपनी पावर 2 और एक इसकी पावर जो बाहर मुश्तरका पावर है 3। 5 की भी दो पावर्स हैं, एक इसकी अपनी पावर 1। अगर किसी नंबर की पावर मौजूद ना हो तो इसका ये मतलब होता है कि उसकी पावर 1 है, और एक पावर 3। और ये दो बेसिस चूँकि आपस में डिवाइड हो रही हैं तो ये लॉ कहलाता है लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट, कि जिसके अंदर दो बेस ब्रैकेट के अंदर हों और बार पावर हो तो वो पावर पहली बेस की भी होती है, न्यूमरेटर की भी और डिनोमिनेटर की भी। तो हम इस 3 को b की पावर के तौर पर भी लिख देते हैं और 5 की पावर के तौर पर भी लिख देते हैं। तो b की अपनी पावर 2 और दूसरी पावर 3, और जब एक नंबर की पावर 2 हो जाए तो वो दो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और ये लॉ कहलाता है लॉ ऑफ पावर। इस तरह 5 की अपनी पावर 1 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, तो 1 इंटू 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट स्टेप के अंदर b की दो पावर 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो b की पावर 6 आ जाएगी और 5 की पावर 3। क्वेश्चन नंबर 5 भी सिंप्लीफाई हो चुका है और ये भी परफेक्ट आंसर है, बुक के अंदर ये आंसर मौजूद है। पार्ट नंबर 6 को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6 के अंदर भी दो ब्रैकेट्स मौजूद हैं,
एक स्मॉल ब्रैकेट और एक करली ब्रैकेट। पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव बेस है 4/9, लेकिन इसकी पावर एक इवन नंबर है, और कोई नेगेटिव बेस हो और उसकी पावर एक इवन नंबर हो तो वो नेगेटिव बेस पॉजिटिव बेस के अंदर चेंज हो जाती है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो आप माइनस को माइनस से 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसलिए ये बेस पॉजिटिव के अंदर चेंज हो चुकी है। और करली ब्रैकेट के पावर 3 एज इट इज़ लिख देते हैं। अब सेकंड स्टेप के अंदर आप देख सकते हैं कि 4/9 ब्रैकेट के अंदर मौजूद है, डिवाइड की सूरत में है, और ये पावर 2 मौजूद है। तो हम पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, जिस तरह कि हमने पार्ट 5 के अंदर सोल्व किया था। ये लॉ कहलाता है लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट, जिसके अंदर दो बेस आपस में डिवाइड हो रही होती हैं और उनके बाहर पावर मौजूद हो, तो ये पावर नोमिनेटर की भी होती है और ये पावर डिनोमिनेटर की भी होती है। तो हम यहाँ पे करली ब्रैकेट एज इट इज़ लगा देते हैं। इस पावर 2 को 4 के साथ भी लिख देंगे और इस पावर 2 को 9 के साथ भी लिख देंगे, और बाहर करली ब्रैकेट और इसकी पावर एज इट इज़ 3। अब इस बेस 4 की 2 पावर हो चुकी हैं 2 और 3। इस तरह इस बेस 9 की भी 2 पावर हो चुकी हैं 2 और 3। और जब एक नंबर की पावर 2 या 2 से ज़्यादा हो जाए तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो हम इस 4 की 2 पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 3, और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर 9 की भी 2 पावर 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 4 की पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, तो 4 की पावर 6 आ गई और 9 की पावर भी 6 आ गई। तो ये क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे पार्ट्स बहुत अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे। अभी सोल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट्स को। पार्ट नंबर 7 एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसके अंदर एक बेस मौजूद है और एक बेस की 3 पावर्स मौजूद हैं। और अभी तो आप माशाल्लाह से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे और आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को सोल्व भी कर रहे होंगे। इस मेथड के तहत अगर बेस 1 हो और उसकी पावर 2 या 2 से ज़्यादा हो तो उन पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो हम इस बेस की पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हैं 3 2 और 4, और ये लॉ कहलाता है लॉ ऑफ पावर्स। आप इन लॉज के नाम और इन लॉज का यूज़ याद रखें। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं। इस जेड की 3 पावर्स हो चुकी हैं, 3 पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24, और पार्ट नंबर 7 भी सिंप्लीफाई हो चुका है। परफेक्ट आंसर है, बुक के अंदर यही आंसर मौजूद है। पार्ट नंबर 8 को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 8 के अंदर 2 ब्रैकेट्स मौजूद हैं, एक स्मॉल ब्रैकेट और एक करली ब्रैकेट। मेथड के तहत पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। करली ब्रैकेट एज इट इज़ लिख देंगे। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ए की वैल्यू मौजूद है, यानी कि m, और m से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। और लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स के तहत अगर एक जैसी बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो हम इनकी पावर को ऐड कर देते हैं। तो पहले स्टेप के अंदर हम m को एक दफ़ा लिखेंगे, यानी बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। तो इस m की पावर 1, इस m की पावर 2, 3 और 4, यानी कि 1 + 2 + 3 और +4, इनको ऐड कर देते हैं और स्मॉल ब्रैकेट के बाहर पावर 2 एज इट इज़ लिख देते हैं और करली ब्रैकेट क्लोज और ये पावर एज इट इज़ लिख देते हैं। पहले ये स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर इनकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर m की पावर 10 हो चुकी है, क्योंकि 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो इस m की पावर 10 और इस ब्रैकेट के बाद 2 मौजूद है और बाहर करली ब्रैकेट के बाहर 5 मौजूद है। अब इस बेस m की 3 पावर्स हो चुकी हैं, बिल्कुल पार्ट नंबर 7 की तरह। तो हम इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। लॉ ऑफ पावर्स का रूल यहाँ पे इस्तेमाल होगा कि जिसके अंदर अगर एक नंबर की पावर्स 2 हों या 2 से ज़्यादा हों तो उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो m की पावर 10 2 ज़ा 20 और 25 ज़ा 100, तो m के एक्सपोनेंट m की पावर 100 आ चुकी है और ये आंसर बुक के अंदर मौजूद है। तो ये परफेक्ट आंसर है। चलिए अब इस एक्सरसाइज 1.4 और आज की इस वीडियो के लास्ट पार्ट्स को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 9 के अंदर 3 एक जैसी बेस यानी कि -0.1 आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये सारी बेसेस एक लार्ज ब्रैकेट के अंदर मौजूद हैं। लार्ज ब्रैकेट के बाहर माइनस मौजूद है और लार्ज ब्रैकेट की पावर 2 भी मौजूद है। तो पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं।
स्मॉल ब्रैकेट के अंदर -0.1 एक जैसी बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ऐसी सूरत में बेस को एक दफ़ा लिखा जाता है और इनकी पावर को ऐड कर लिया जाता है। तो -0.1 को एक दफ़ा लिख लेते हैं और इनकी पावर्स को, क्योंकि ये सारी सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर कहता है इनकी पावर को ऐड कर दें अगर बेस एक जैसी मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो पहली बेस की पावर 2, दूसरी बेस की पावर 3 और तीसरी बेस की पावर 4, इनको ऐड कर लेंगे, लार्ज ब्रैकेट एज इट इज़ लगा देंगे और पावर भी एज इट इज़ लगा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इन पावर को ऐड करेंगे तो -0.1 की पावर 2, 3, 5, 5 और 4, 9 आ जाएगी और लार्ज ब्रैकेट के बाद 2 पावर एज इट इज़ मौजूद है। ये एक नेगेटिव बेस है लेकिन इसकी पावर एक ओड नंबर है, तो इसलिए ये पावर नेगेटिव ही रहेगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये माइनस एज इट इज़ लगा देंगे, ब्रैकेट के अंदर -0.1, इसकी दो पावर हो चुकी हैं, एक 9 और 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा और 18 एक इवन नंबर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि -0.1 की दो पावर हैं, एक 9 और एक 2, और अगर किसी नंबर की दो पावर हो जाएं तो उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है लॉ ऑफ पावर के रूल के मुताबिक। तो जब -0.1 की दो पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 18 आ जाएगी, तो इसलिए ये बेस जो कि एक नेगेटिव थी ये पॉजिटिव के अंदर चेंज हो जाएगी, क्योंकि किसी भी नेगेटिव बेस की पावर अगर एक इवन नंबर हो, जुफ्त नंबर हो, तो वो नेगेटिव बेस पॉजिटिव के अंदर चेंज हो जाती है। तो इस तरह -0.1 की पावर 18 आ चुकी है और ये माइनस शुरू ही से ब्रैकेट के बाहर मौजूद था। ये माइनस किसी भी नंबर के साथ या किसी भी वैल्यू के साथ, किसी भी साइन के साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ, तो इसलिए ये एज इट इज़ ही रहेगा और ये आपका परफेक्ट आंसर है। बुक के अंदर भी -0.1 की पावर 18 मौजूद है। तो बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक्सरसाइज 1.4 के तमाम क्वेश्चंस के तमाम पार्ट्स को सोल्व कर लिया है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि आपको सारे पार्ट्स बहुत अच्छी तरह कॉन्सेप्ट के साथ समझा जाएं और इंशाल्लाह आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। जो पार्ट समझ ना आया हो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके सवालात का फ़ौरन जवाब दिया जाएगा और आपके तमाम कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।